हेलो स्टूडेंट्स, स्किल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.1 कर रहे थे, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो सवाल है वो आपके थ्योरी में सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल है। सारे सवाल थ्योरी में, इनमें आपको थ्योरी दी गई है और इन थ्योरी से हमको सवाल जमाने हैं। कैसे करेगा? तो देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, मतलब एक आयताकार क्षेत्रफल है, आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। आगे कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करके नहीं दिखानी इनको, हमको ही सिर्फ द्विघात समीकरण बनानी है। इन सवाल में कहा गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, तो हमको केवल द्विघात समीकरण बनाकर दिखानी है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी। लेकिन निकलेगी कैसे वो बतानी है, तो द्विघात समीकरण बनानी है। अब देखिए, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। आप सपोज के लिए इसकी चौड़ाई है, हमने इसकी चौड़ाई x मान ली, और कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, तो चौड़ाई का दोगुना, चौड़ाई x है तो इसका दोगुना, और इससे एक अधिक है तो इसमें एक जोड़ दो। वो कह रहा है कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक लंबाई, तो चौड़ाई x मान ली, तो लंबाई कितनी होगी? पहले तो उसका दोगुना कर दो, दोगुना x 2x, फिर एक अधिक है प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से सवाल जमेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में। यहां पर माना क्षेत्र की चौड़ाई, माना क्षेत्र की चौड़ाई x मीटर, क्षेत्र की चौड़ाई x मीटर। इसके बाद हमारा तो क्षेत्र की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो क्षेत्र की लंबाई हो जाएगी हमारी, क्षेत्र की लंबाई 2x प्लस 1 मीटर, 2x प्लस 1 मीटर। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो कितनी जी? 2x प्लस 1। चलिए, अब उसके बाद देखिए वो कह रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आप बताइए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता? पता, आयत का क्षेत्रफल, देखिए आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमारे पास आयत का क्षेत्रफल कितना है? आयत का क्षेत्रफल 528, तो आयत का क्षेत्रफल हमारे पास 528 दे रखा है उन्होंने। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल 528 दे रखा है, तो आयत के क्षेत्रफल की जगह आयत का क्षेत्रफल लिख दिया। 528 बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारे पास? 2x प्लस 1, चौड़ाई कितनी है? और x, तो 528 बराबर, इसकी गुणा अंदर कर दीजिए, इस x की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। तो x की गुणा जब हम 2x से करेंगे होगा 2x की घात 2 प्लस, फिर x की गुणा 1 में कर दीजिए x। इसको इधर ले जाइए, 0 बराबर 2x की घात 2 प्लस x, ये इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 528। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख दीजिए, 2x की घात 2 प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो हमारी ये समीकरण बन गई। ठीक है, ये समीकरण हमारी बन गई, 2x की घात 2 प्लस x माइनस 528 बराबर 0। हमने क्षेत्र की लंबाई मान ली x, तो चौड़ाई कितनी होगी? उसने कहा है कि चौड़ाई क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई मान ली x मीटर, लंबाई होगी, पहले इसका दोगुना करेंगे 2x, फिर उससे भी एक अधिक है तो 2x प्लस 1। तो हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना? 528, लंबाई कितनी है? 2x प्लस 1, चौड़ाई कितनी है? x। तो रखा हमारा यह है, निकल कर द्विघात समीकरण आई, 2x की घात 2 प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण आएगी इस सवाल से। ठीक है, तो इस तरीके से हमको द्विघात समीकरण बनाकर दिखानी। केवल यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिर्फ द्विघात समीकरण बनानी है, तो वो बन गई। इसके बाद देखिए अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट।
सवाल आपका क्या है ये, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करके नहीं दिखाना, हमें सिर्फ द्विघात समीकरण बनाकर दिखाने की हम पूर्णांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कैसे होगा ये, माना हम क्या करेंगे यहाँ पर, माना धनात्मक पूर्णांक, माना हम दो धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। सॉल्यूशन में देखिए आप, क्रमागत, उसने कहा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब समझते हो क्रम, एक क्रम में चलना, जैसे एक के बाद 2 3 4 5 6 7, एक क्रम में चलना, चाहे उनके बीच में अंतर 2 का हो 4 का हो, अंतर कितना के भी हो लेकिन सेम होना चाहिए। जैसे मैं कहने लूँ कि 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10, तो 2 2 का अंतर चल रहा, या 3 3 का है, 5 5 10 10 20 20, कितना का भी अंतर चले लेकिन एक सा चलना चाहिए, तो वह होती है क्रमागत संख्या। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना दो क्रमागत पूर्णांक, माना दो क्रमागत पूर्णांक, एक तो हम x मान लेंगे और दूसरा हम x+1 मान लेंगे। माना दो क्रमागत पूर्णांक, एक x मान लेंगे और दूसरा x+1 मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक x हो गया, एक x+1 मान लेंगे। इसके बाद देखिए आप, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उसने हमसे कहा है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है हमारे पास, 306। क्रमागत गुणांकों का गुणनफल 306। अब हम प्रश्न अनुसार रखेंगे या ऐसे रख दीजिए, देखिए प्रश्न अनुसार रखेंगे या ऐसे रख दीजिए, सीधी सी बात है, प्रश्न अनुसार ही रखिए आप, प्रश्न अनुसार। गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना है, 306। पूर्णांक कौन कौन से हमारे, एक तो x है और गुणा दूसरा क्या है, x+1 बराबर 306 बन गए। दो क्रमागत पूर्णांक माने थे हमने x और x+1, गुणनफल था हमारे पास 306 और हमने क्या किया, पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306, गुणनफल कर दिया x गुणा x+1 और बराबर 306। तो ये कितना, अब इसकी गुणा करेंगे अंदर, तो x की गुणा x से करेंगे x की घात 2, इस x की गुणा x से करेंगे तो x, और ये बनेगा 306। तो x की घात 2 प्लस x, इस 306 को इधर लाएंगे माइनस में, आएगा 306 बराबर 0। तो हमारी द्विघात समीकरण बनी है, x की घात 2 प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास देखिए फिर से देखिए, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल था 306, तो हमको पूर्णांक ज्ञात करने हैं उसने कहा है, लेकिन हमें पूर्णांक ज्ञात करने नहीं है, हमको सिर्फ समीकरण बनाकर दिखानी है कि कैसे होंगे। हम दो क्रमागत पूर्णांक मान लेंगे, एक x मान लेंगे, एक x+1 मान लेंगे। ठीक है, तो और गुणनफल कितना हमारे पास, 306 प्रश्न अनुसार। पूर्णांक का गुणनफल 306, अब इनका हम गुणनफल कर देंगे जो पूर्णांक माने थे, x गुणा x+1 बराबर 306। जैसा जैसा हमसे सवाल में कहा हमने वैसे वैसे किया, तो हमारा क्या बना, x की घात 2 प्लस x बराबर 306, इस 306 को इधर लिया माइनस में, तो x की घात 2 प्लस x माइनस 306, ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या कहा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में, वो वर्षों में बात कर रहा है, गुणनफल उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हमको द्विघात समीकरण बनाकर देनी इनको, जिससे कि हम रोहन की आयु निकाल सके। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में, माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेंगे हम।
रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेंगे, हमने मान लिया रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसकी माँ की कितनी होगी, उसकी माँ की वर्तमान आयु x + 26। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो भाई हमने रोहन की आयु तो x वर्ष मान ली इस टाइम, तो रोहन की माँ से 26 वर्ष बड़ी होगी तो x + 26 कर देंगे, तो रोहन की उसकी माँ की आयु x + 26। ठीक है, अब ये तो हो गया इतना, लेकिन वो कह रहा है कि उनकी आयु गुणनफल से गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद में। तो हमने तो वर्तमान की मानी है, अभी हमको 3 साल आगे और चलना पड़ेगा, तो हम ये पहले इनके 3 साल बाद की निकालेंगे। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु हो जाएगी x + 3। रोहन की वर्तमान आयु x थी, हमने 3 और जोड़ दिया x + 3, और माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु x + 26 + 3 बराबर x + 29, x + 29 हो जाएगी। तो यहाँ तक तो समझ में आया कैसे कैसे हमने रोहन की आयु मान ली, रोहन की माँ की उस आयु से 26 वर्ष ज़्यादा थी तो x + 26, लेकिन वो बात कर रहा 3 साल बाद की, तो हम 3 साल बाद पहुँचे, 3 साल बाद ही रोहन की आयु x + 3 हो गई और माँ की आयु x + 29 वर्ष हो गई। ठीक है, अब उसके बाद प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार जैसे कहा, वो कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो 360 किनकी, इनकी आयु का गुणनफल, तो x + 3 गुणा x + 29, x + 3 गुणा x + 29 बराबर कितना हो जाएगा, 360, क्योंकि उसने कहा है ना 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ और उसकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसकी गुणा कर देंगे, इस x की गुणा पहले इसमें करेंगे, तो x + 29 गुणा फिर प्लस, अब इस 3 की गुणा करेंगे x + 29 360। ठीक है स्टूडेंट्स, ये गुणा समझ में आई आपकी। पहले x की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में, फिर इस 3 की गुणा पूरे ब्रैकेट में। देखिए x की गुणा पहले x + 29 से पूरे ब्रैकेट से, फिर इस 3 की गुणा x + 29 से। जब आप इसकी गुणा करोगे x की गुणा x से करोगे तो x की घात 2 आएगा, x की गुणा 29 से करोगे तो + 29x आएगा, इस 3 की गुणा x से करोगे तो 3x आएगा, और 3 की गुणा 29 से करोगे तो 29 क्या होता है 87, तो ये 87 आएगा बराबर 360। अब देखिए ये हमारे पास x की घात 2 प्लस 29x और 3x कितना हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे 32x और प्लस 87। इस 360 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस के 360 होगा इधर आकर के। इस 360 को जब इधर लाएंगे बराबर से इधर तो माइनस में आएगा ये। अब देखिए x² प्लस 32x, अब 360 माइनस के और 87 प्लस का, तो इसका मतलब ये 87 360 में से घटेंगे। तो जब हम 360 में से 87 को माइनस करेंगे, 10 में से 7 गया 3 और 15 में 60 7 और बचा 2, तो -273 बराबर 0। माइनस के क्यों बचा, क्योंकि माइनस के 360 ज़्यादा था, 87 प्लस के कम थे हमारे पास, तो हमारे पास 360 माइनस में से 87 कम करें हमने, कितना बचा हमारा -273 बचा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी द्विघात समीकरण क्या बनी, x की घात 2 प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आया। हमने सबसे पहले हमने सवाल के अनुसार हम सवाल को जमाते हैं, जैसे जैसा हमसे सवाल में कहेगा थ्योरी में वैसा वैसा करते चलते। रोहन की, उसने कहा था रोहन की माँ क्या, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसने हमसे कहा था कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हमने रोहन की उम्र x वर्ष मान ली, तो उसकी माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, x में 26 जोड़ दो, रोहन की आयु में 26 जोड़ देंगे, x + 26। फिर उसके बाद उस सवाल में कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी दोनों की आयु का गुणनफल 306 है, 360 है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 वर्ष आगे चलेंगे, तो रोहन की आयु 3 वर्ष बाद कितनी होगी, x + 3, क्योंकि हमने वर्तमान x मानी थी, और उसके बाद माँ की कितनी होगी, x + 29, 26 में 29 जोड़ देंगे, x + 29,
उसके बाद उसने कहा कि गुणनफल, तो दोनों की आयु का गुणनफल कर देंगे। रोहन की आयु, रोहन की माँ की आयु कितनी है 360। करने के बाद हमारी द्विघात समीकरण आई x की घात 2 + 32 x - 273। अगर आप इनके गुणनखंड करोगे, गुणनखंड करने के बाद इसके बाद भी सवाल अगर चलाओगे और आगे भी, अभी और सवाल आगे भी होगा ये, लेकिन हमसे सिर्फ द्विघात समीकरण पूछी गई है। अगर हमसे इस सवाल में कहा था कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए या माँ की आयु ज्ञात कीजिए, तो सवाल अभी आगे और चलता, जितना है इतना ही और चलता। तो इससे हमारी रोहन की आयु भी आती है, रोहन की माँ की भी आयु, लेकिन हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th, क्वेश्चन नंबर 2 का 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक। अब देखिए क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती, मतलब उसकी चाल जो पहले चल रही थी उससे 8 किमी प्रति घंटा कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए इसके सबसे पहले, इसके लिए तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए सॉल्यूशन में। देखिए कि चाल या दूरी बराबर, सूत्र याद होना चाहिए, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय, ये सूत्र होता है उसका, चाल और दूरी समय चैप्टर का। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। अब देखिए, अब वो कह रहा है कि 480 किमी की दूरी, तो हम सबसे पहले देखेंगे दूरी कितनी है। 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, ठीक है। और हम मान लेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल या पहली चाल बोल दीजिए आप, x किमी प्रति घंटा थी। माना रेलगाड़ी की पहली चाल या प्रारंभिक चाल x किमी प्रति घंटा थी, तो फिर रेलगाड़ी की अंतिम चाल बोल दीजिए, तो रेलगाड़ी की अंतिम चाल कितनी होगी, x - 8 किमी प्रति घंटा, क्योंकि उसने अपनी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी। हमको दूरी दी गई 480 किलोमीटर और रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल। अब देखिए, दूरी बराबर तो चाल गुना समय होता है, लेकिन अगर यही हम समय बराबर निकालने लगे, समय बराबर तो दूरी बटे चाल होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। एक ही सूत्र से सारे बन जाते हैं आपस में, तीनों को इधर उधर कैसे ही उठा करके रख दो, बस उनके अनुसार जो गुणा भाग में जहाँ जैसा मांगेगा। तो चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। हमारे पास चाल है, पहली चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, और उसकी दूसरी चाल जो थी वो x - 8 किमी प्रति घंटा, क्योंकि इसने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम कर दी अपनी। सपोज करो कि पहले वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला रखी थी, फिर उसने -8 कर दी, मतलब 42 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। ये हमने मान लिया अपनी तरफ से, है ना। उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। अब तो उसे समय कितना लगा, समय का अंतर, समय का अंतर कितना है, 3 घंटे। तो समय कब ज्यादा लगा होगा, जब चाल कम होगी। तो देखिए, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, हम समय का अंतर निकाल लेंगे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय, दूरी कितनी 480 और चाल कितनी x - 8। समय यहाँ ज़्यादा लग रहा होगा ना, चाल कम थी, माइनस 480 बटे x, कितने घंटे, 3 घंटे। समय आया है 480 बटे x, कैसा आया, दूरी 480, चाल कितनी x - 8, दूरी 480, चाल कितनी x। तो समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो जब समय कब ज़्यादा लगेगा, जब चाल कम होगी। तो ये, अब देखिए 480 इधर बाहर ले लीजिए, 480 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 1 बटे x - 8 और 1 बटे x बराबर 3। अब ये 480 उधर ले जाइए और इसको आप एलसीएम निकाल दीजिए, इसका आप एलसीएम निकाल दीजिए, तो ये बनेगा x और x - 8 और ये इधर आएगा x और माइनस x - 8।
बराबर ये 3/180, 480 आएगा इसके बटे में, 480 गुणा से बटे में आ जाएगा। अब ये x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8, ये इसकी गुणा कर दीजिए, x की घात 2, x की गुणा x से करेंगे x की घात 2, और ये x की गुणा अंदर करेंगे तो 8x बराबर, इससे इसको काट दीजिए, 3 का 3, 3 का 3, 3 चंग 18, 160। ठीक है, ये प्लस वाला x से माइनस वाला x कट गया, तो ये हमारे पास ये बचा 8 बटे, और ये इधर गुणा में आ जाएगा 160, और इसको इधर गुणा में ले जाएंगे, इसकी इधर गुणा में आ जाएगा, ये इधर गुणा में, तो जब इसकी x से गुणा करेंगे ये बनेगा x² माइनस 60x। एक काम करिए आप, इसको x² माइनस 60x, 16 अट्ठे 128, 1280, ये 1280 आएगा जब इसकी गुणा करेंगे। हमने इसको पूरी समीकरण को पलट दिया, इधर इसको उधर लिया, उसको उधर ले गए। अब ये 1280 इधर लिया, ये माइनस में आ जाएगा, x² माइनस 60x और माइनस 1280 बराबर 0। तो हमारी द्विघात समीकरण ये बनी, x² माइनस 60x माइनस 1280। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे सवाल था हमने वैसे वैसे जमाया। हमें पहले इसके लिए, इसको आप करना चाहो कर लीजिए, लेकिन इस थोड़ा सा सवाल के लिए, जो इस सवाल को करने के लिए आपको ये चाल और समय के सूत्र याद होने चाहिए, तभी होगा। इसके ऐसे सूत्र देखे हमने, सूत्र के अनुसार जैसे जैसे मैंने सवाल में काम ने रख दिया, और हमारी द्विघात समीकरण आई x की घात 2 माइनस 60x माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है, तो हमारी ये प्रश्नावली 4.1 खत्म हो गई। आज की वीडियो में इतने रखते, इसके बाद करेंगे कल। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।